Hi to everyone and welcome to all of you in academic classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिनके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन आयोग, संविधान का अनुच्छेद 244A क्यों चर्चा में रहा, राजनीति का अपराधीकरण किस प्रकार हो रहा है ये देखेंगे, लिंगायत संप्रदाय जो कर्नाटक में हिंदू समुदाय का 18% है उसको देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, अगालेगा द्वीप और एंजप्शन द्वीप कहां पर है ये देखेंगे। तो आइए हम अपनी पहली न्यूज की ओर चलते हैं। स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचार संहिता। स्टार प्रचारक से क्या आशय है? स्टार प्रचारक से आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए चुनाव में एक सेलिब्रिटी के तौर पर वोट मांग सकता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक राजनीतिक या एक फिल्म स्टार भी। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के नाम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। किसने हटाया है? भारत निर्वाचन आयोग ने। स्टार प्रचारक कहते किसे हैं? एक स्टार प्रचारक किसी पार्टी के लिए चुनाव में एक सेलिब्रिटी के तौर पर वोट मांग सकता है। ये कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे एक राजनीतिक या यहाँ तक एक फिल्म स्टार भी। जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक फिल्म स्टार हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। स्टार प्रचारकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामित किए जा सकते हैं। एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों को नामित कर सकता है। तो यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल है जिसको मान्यता प्राप्त है, वो कितने स्टार प्रचारक रख सकता है? तो आपका आंसर होगा 40 स्टार प्रचारक। और जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो 20 स्टार प्रचारक रख सकता है। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। कितने? 70 लाख। यानी ये बड़े स्टेट्स के लिए हैं, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर बंगाल है। इन राज्यों में अगर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तो यहाँ का उम्मीदवार 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा 28 लाख रुपए है। स्टार प्रचारक पर किए गए व्यय को एक उम्मीदवार के चुनाव में व्यय में नहीं जोड़ा जाता। जिस तरीके से मिथुन दा को एज ए स्टार प्रचारक चुना गया, तो उसका खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता ये क्या होती है। आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। कौन करता है जारी? ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। निर्वाचन आयोग क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि संविधान में 2 तरह के निकाय होते हैं। निकाय यानी बॉडी, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और स्वायत्त मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आजाद है, ये भारत सरकार के अधीन नहीं होता है। जिस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम स्वायत्त है, उसी तरीके से हमारा निर्वाचन आयोग भी स्वायत्त है। बाद में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ये देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किन का इलेक्शन करवाता है? तो उसमें हो गई संसद में लोकसभा, राज्यसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति के चुनाव। और राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ग्राम पंचायत का कराता है, म्यूनिसिपालिटी का कराता है, वगैरह वगैरह। भारतीय संविधान का भाग 15
चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। यानी कि भाग 15 के अनुसार भारतीय संविधान में या भारत में एक चुनाव आयोग की स्थापना की जाएगी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। किस अनुच्छेद तक? 324 से 329 तक चुनाव आयोग के सदस्यों, उनकी शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। संविधान में चुनाव से संबंधित क्या अनुच्छेद है? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और उनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान ये संविधान में किया गया है। लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा। किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बात की गई है। निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है? निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। जब फर्स्ट टाइम निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी तो उस वक्त सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1979 को इसे बढ़ाकर 3 सदस्य कर दिया, यानी 1+2, एक मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया, यानी दोबारा एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1993 को। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कितने होते हैं अभी? 1+2। पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अधीन 2 और होते हैं। वो अधीन नहीं होते हैं, समकक्ष होती हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पे है? यह है दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी या तो अगर वो 65 साल का हो गया या उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया हो तो उस वक्त उसकी रिटायर्ड हो जाता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। किसके बराबर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों को अपने पद से हटाया जाता है, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अपने पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों में पास करके, प्रस्ताव पारित करके। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कितनी? 2/3। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए, यानी टोटल सदस्य कितने रिप्रेजेंट होना चाहिए उस दिन? 50% से अधिक होना चाहिए। और कितने मतों से बहुमत होना चाहिए? वो होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त है, तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्र अन्य चुनाव आयुक्त हैं। पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्र। अगली खबर रहेगी हमारी संविधान का अनुच्छेद 244A क्यों चर्चा में रहा है। संविधान का अनुच्छेद 244A। असम में कुछ वर्गों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244A के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त यानी एक ऑटोनोमस राज्य की बात की गई है।
किसके द्वारा? असम के कुछ वर्गों के द्वारा। अनुच्छेद 244A क्या है? यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकता है। इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 244A भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। किन किन राज्यों की? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 क्लोज 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगली जो खबर है हमारी कि राजनीति का अपराधीकरण किस तरीके से हो रहा है। आपको याद होगा कि वर्तमान राजनीति में बुरी तरीके से अपराध हावी है। अपराधी लोग इलेक्शन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 6,318 उम्मीदवारों में से कम 1,157 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में लोकतंत्र शासन और चुनावी सुधार के लिए वर्ष 2002 से एक न्यू नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। क्या नामक? न्यू नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, यानी नेशनल लेवल पे चल रहा है, जिसमें 1200 से अधिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन और ऐसे अन्य नागरिक संगठन शामिल हैं। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई है? 1999 में की गई। कहाँ पे की गई है? दिल्ली में की गई है। तो यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ADR क्या है? ADR एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट बन सकता है आसानी से कि भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है। तो आपका आंसर होगा नहीं किया गया है। यह किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है, यानी कि उसे किस तरीके से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं का चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, यानी किसी शख्स पर या किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चल रहा है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो धारा 8 के तहत उनके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 8 क्लोज 1 और 8 क्लोज 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका, सदस्य, सांसद अथवा विधायिका हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लिप्त हैं, यानी उस पर ये आरोप सिद्ध हो गया है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष के लिए क्या घोषित कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज रहेगी हमारी है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय 12वीं सदी में कर्नाटक में बासवन्ना के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला। किसके नेतृत्व में यह चला है? बासवन्ना, जिसमें बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाए। किसके अनुयायी लिंगायत कहलाते हैं? तो आपका आंसर होगा बासवन्ना के। लिंगायत आंदोलन कब चला? ये 12वीं सदी में चला। किसके नेतृत्व में चला? ये चला बासवन्ना के नेतृत्व में। लिंगायत पूर्णतः एकेश्वरवादी होते हैं, वे केवल एक ही ईश्वर लिंग शिव की पूजा करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बदला भी जा सकता है, यहाँ पे शिव की जगह किसकी पूजा रख सकते हैं? विष्णु की। तो आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है, वो करना है शिव की पूजा करते हैं। कर्नाटक में लगभग 18% आबादी लिंगायतों की है। केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन एक सांवैधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया है। तो आपको इसे याद रखना होगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है और किस अधिनियम के तहत की गई है। तो आपका आंसर होगा कि सितंबर 1974 को की गई है। और किस अधिनियम के तहत की गई, वो की गई है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। इसे वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए हैं। ये बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कब की गई थी स्थापना? की गई थी 1974 में। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर को अप्रैल 2020 में WHO के महानिदेशक, फ्रांस के राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। तो आपको याद होगा कि WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस WHO के वर्तमान महानिदेशक है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डो लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी बिल गेट्स की तरफ से। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी को समाप्त करना और वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से बहाल करना है। किसका उद्देश्य है? यह है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एक समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करके साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। हमारी आज की लास्ट खबर रहेगी वो में पेश रहेगी अगालेका द्वीप और एजप्शन द्वीप। ये कहाँ पे? ये है हिंद महासागर में। ये कहाँ पे? हिंद महासागर पे। ये हो गया आपका एजप्शन द्वीप, एजप्शन आइसलैंड और अगालेका द्वीप ये हो गया आपका। ये कहाँ पे है? ये है हिंद महासागर में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगालेका और एजप्शन द्वीप कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा कि ये है हिंद महासागर में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।